गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सिविल मार्गदर्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मेरा नाम सुधीर यादव है और हम आपके साथ यहाँ पे इस पे डिस्कस करेंगे हमारे डे टू डे जो भी करंट अफेयर के जो न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और सूजस, इनसे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, जो भी काम की न्यूज़ होगी, वो डिस्कस करेंगे। आज देखते हैं 17 नवंबर को कौन सी न्यूज़ आपके इंपॉर्टेंट है। ये सूजस जो कि कल की है, 16 नवंबर को कल क्या इंपॉर्टेंट आया था, इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है राजस्थान दिवस। राजस्थान मत तो राजस्थान सरकार राजस्थान दिवस मना रही है, प्रवासी राजस्थान दिवस मना रही है। प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये सरकार बना रही इस साल 10 तारीख को। 10 तारीख को 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने के पीछे सरकार का मेन एम ये होता है, जो भी हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं, जो कि इनका इंस्पिरेशन किससे? प्रवासी भारतीय दिवस से इंस्पायर होकर हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाते हैं। एक फैक्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, ये इनका फायदा क्या है? प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने से क्या है, ये जो भी आएंगे सब इनको इन्वेस्टमेंट करवाएंगे राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री आएंगी, उनकी नॉलेज को हम काम में लेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए अंदर उनका काम मिलेंगे। इसके अलावा सरकार ने इस साल का मोटिव रखा है। इस साल सरकार ने क्या इस साल सरकार ने टारगेट रखा है कि हम इनके सामने हमारी कौन कौन सी स्कीम जो चल रही है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए इनको प्रोत्साहन करेंगे, इन सबको आगे करेंगे कि हम आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इनके लिए सरकार ने कौन कौन सी स्कीम रखी है? सबसे पहले कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान क्या है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है राजस्थान गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जिसको राजस्थान सरकार ने अडॉप्ट किया। इसके अंदर क्या है? प्रवासी राजस्थान राजस्थान के जितने भी आएंगे इन्वेस्टर आएंगे, उनको अपने गांवों के अंदर, अपने कस्बों के अंदर जो भी वाटर बॉडीज है, तो क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए जोड़ती हैं, उन सब के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा कि आप इस जोड़ का जीर्णोद्धार कर दीजिए, आप इस बावड़ी का जीर्णोद्धार कर दीजिए, यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर बना दीजिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन आरपीएससी पूछेगी कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किस चीज से रिलेटेड है? तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किस चीज से? जल संरक्षण के लिए, जो ग्रामीण इलाकों में जल संरक्षण के लिए। इस अभियान के माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भूजल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रवासियों से सहयोग किया जाएगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बरसात का पानी आता है उसको जमीन के अंदर वापस उसको भेजने के लिए, ताकि ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर बढ़ जाए, इसके लिए हम काम करेंगे। दूसरा किसके लिए काम करें? भू जल पुनर्भरण, वो ये भी उसी का ही एक मेजर पार्ट है, जिसके अंदर क्या है, जो रेन वाटर है उसको हम नीचे स्टोर करेंगे। तो इसके अंदर, तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंदर हम क्या करेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोगों को, इन्वेस्टर्स को और प्रवासी राजस्थान जो भी आएंगे उनको प्रोत्साहन करेंगे कि आप लोग इसके अंदर फंडिंग कीजिए, ताकि हमारा राजस्थान अग्रणी राजस्थान बने। दूसरा, इसके अंदर कौन सी स्कीम है? भामाशाह योजना। विद्यालयों की भामाशाह योजना के तहत सेंटर फॉर एक्सीलेंस, कोई भी स्कूल आप अडॉप्ट कर लीजिए, आप गोद ले लीजिए, उस स्कूल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप और बच्चे यहाँ पे पढ़ सकें। तो ये भामाशाह योजना। तीसरी क्या है? ऑनलाइन फंडिंग प्लेटफॉर्म ज्ञान संकल्प पोर्टल। ज्ञान संकल्प पोर्टल पहले साल आरपीएससी के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया था, आरपीएससी मेंस 2023 के अंदर भी पूछा गया था और अधीनस्थ बोर्ड के अंदर भी पूछा गया। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल क्या है? ज्ञान संकल्प पोर्टल के अंदर क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टर यदि राजस्थान गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कोई भी स्कीम के अंदर, तो आप ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से अप्रवासी राजस्थानी अपनी पसंद की शिक्षा की परियोजना के अंदर ऑनलाइन योगदान दे सकते हैं। आपको यदि स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना है, आपको 1 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर देने हैं, तो आप ज्ञान संकल्प पोर्टल के ऊपर जाइए, उसके अंदर स्कॉलरशिप वाला सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में उसके अंदर 1 करोड़ रुपए डोनेट। तो ये ऑनलाइन डोनेशन की स्कीम है ज्ञान संकल्प पोर्टल। भामाशाह, आप फिजिकली कोई भी डेवलपमेंट करा सकते हैं, बाद में स्कूल में जाके बेंचें गिफ्ट कर सकते हैं, क्लासरूम बना सकते हैं, टॉयलेट भी बना सकते हैं। और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत आप क्या करते हैं, ग्रामीण इलाकों के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर रिचार्ज के लिए पैसे दे सकते हैं। तो ये 3 स्कीमों के अंदर राज्य सरकारी सरकारी संस्थानों के नामकरण की नहीं, सरकारी संस्थान में निर्माण लागत आप करवाइए, अच्छे से ज़्यादा बड़े बड़े भवन बनवाइए, तो उसके अंदर आपके नाम पे सरकार वो भवन का निर्माण कर देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इसका एम देखिए। सबसे बड़ी बात क्या है? प्रवासी राजस्थान दिवस। ऑब्जेक्टिव के अंदर हमसे क्या पूछेगा? प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें पता होना चाहिए 10 दिसंबर। दूसरी बात,
क्वेश्चन क्या बनता है, प्रवासी राजस्थान दिवस इस बार कहाँ मनाया जाएगा, तो ये जयपुर के अंदर मनाया जाएगा। तीसरा, इसके अंदर ऑर्गेनाइज कौन करवाता है प्रवासी राजस्थान दिवस को, राजस्थान फाउंडेशन। राजस्थान फाउंडेशन। तो ये तीन चीजें हमें फैक्ट याद करने की। इसके अलावा फैक्ट आया, ज्ञान संकल्प पोर्टल स्कीम क्या है, भामाशाह योजना क्या है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये न्यूज थी सूजस से। नेक्स्ट न्यूज है ये दैनिक भास्कर से है। वही 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, भामाशाह विद्यालय योजना, ज्ञान संकल्प पोर्टल, 10 दिसंबर, ये न्यूज रिपीट होगी सूजस के अंदर भी और दैनिक भास्कर के अंदर भी। तीसरा क्या है, राजस्थान के नए चीफ सेक्रेटरी का सिलेक्शन हुआ है। सरकार ने राजस्थान ने के नए चीफ सेक्रेटरी को इनका सिलेक्शन करने के बाद में इनका नाम है श्रीनिवास, वी श्रीनिवास चीफ सेक्रेटरी होंगे। चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, राजस्थान के अंदर ब्यूरोक्रेसी के हेड होते हैं, जो कि एग्जीक्यूशन के अंदर एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक लेजिस्लेटिव होता है और एक जुडिशरी होता है। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर जो मिनिस्टर के बाद में जो ब्यूरोक्रेसी के हेड होते हैं उनको बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के जो है अब नए हेड होंगे वे हो वी श्रीनिवास। ठीक है, अब आ जाओ। अगली न्यूज है ज्योग्राफी की, राजस्थान ज्योग्राफी की न्यूज है। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये वाली न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि बांडी नदी और ज्यादा जहरीली होती जा रही है, बांडी नदी के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल हो गया है। ये बांडी नदी की लोकेशन क्या है, ओरिजिन क्या है, किसकी सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे एंड होती है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज देखते हैं, न्यूज के अंदर आया गया है, बांडी नदी बदहाल, जहरीले अपशिष्ट और कचरे की जीवन रेखा। तो ये कह रहा है बांदी बांडी जो नदी है वो उसके अंदर पोल्यूशन लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि वो जहरीली के बराबर हो गई है। जैसे दिल्ली के अंदर हवा के अंदर जहर है, तो अब इसके अंदर पानी के अंदर जहर है। तो अभी देखते हैं बांडी रिवर के बारे में देखते हैं। बांडी रिवर, पहली बात तो किसकी सहायक नदी है, बांडी रिवर है लूणी की। लूणी की सहायक नदी है। लूणी आपको पता है लूणी कहाँ से निकलती है, नाग पर्वत से निकलती है। नाग जो माउंटेन है, अरावली का माउंटेन रेंज है, नाग नाग अजमेर के अंदर है, वहां से निकलती है। फिर इसके अंदर लूणी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लूणी की सहायक नदी है जोजड़ी एक साइड में, दूसरी साइड में क्या है, लीलाडी, बांडी, हुइया, सुखड़ी, मीठी, खारी, जवाई। तो ये हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बांदी नदी के पोल्यूटेड होने का कारण क्या है। पोल्यूटेड होने का सबसे बड़ा कारण है बांदी रिवर का कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पाली, बांडी रिवर कौन से जिले से गुजरती है, कौन से जिले को बीचों बीच काटती है, तो वो पाली है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, बांदी रिवर के किनारे कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, तो उसके अंदर टेक्सटाइल है, कपड़ा व्यापार है। ठीक है, ये वाली चीज है इसके अंदर। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले बांडी रिवर के बारे में देखा। बांडी रिवर के ऊपर कौन सा शहर स्थित है, तो पाली हो गया आपका। दूसरा है बांडी रिवर के पोल्यूटेड होने का मेन कारण क्या है, वो है कपड़ा उद्योग। तीसरा क्या, बांडी किसकी सहायक नदी है, लूणी की। चौथा क्या बन सकता है, लूणी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नाग पर्वत से। लूणी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। अगला है स्पोर्ट्स सेक्शन से। स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर क्या है, आजकल 3-4 मेजर इवेंट चल रहे हैं। 3-4 मेजर इवेंट क्या क्या चल रहे हैं, एक तो FIDE का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। कहाँ पे होगी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इस साल, वो चल रही है गोवा के अंदर, पणजी के अंदर। दूसरा क्या, आज के न्यूज आई है, आज न्यूज आई है महिला कबड्डी विश्व कप होगा। तो सबसे पहली बात है वुमेन्स वर्ल्ड कप किसका, कबड्डी का, कहाँ पे होगा, ये ढाका के अंदर होगा, बांग्लादेश के अंदर। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये कौन सा एडिशन है इसका, ये सेकंड एडिशन है। पहला एडिशन कहाँ हुआ था, पहला एडिशन ये अपना हमारे भारत के अंदर हुआ था। तो पहली बार भारत से बाहर हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है टोटल, और महिला कबड्डी विश्व कप ढाका के अंदर होगा। तो हमारी टीमें तैयार हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर इन दिनों सबसे बड़ी घटना क्या हुई है, स्पोर्ट्स के अंदर हमने देखा था सबसे बड़ी घटना ये हुई थी स्पोर्ट्स के अंदर, चेस। चेस के अंदर वर्ल्ड कप चल रहा है, चेस का वर्ल्ड कप कहाँ पे चल रहा है, गोवा पणजी के अंदर। इसके अलावा इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है।
शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ चल रही है? इजिप्ट के अंदर, कायरा के अंदर। और हमारे सम्राट राणा ने वहां पे क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो ये दोनों इवेंट भी एक इम्पोर्टेंट है। अब अगला देखते हैं मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात तो कल हमने 150वीं जयंती बनाई है किसकी? बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा की जयंती बनाने के बाद 17 नवंबर हर साल हम मनाते हैं। 17 नवंबर 1913 के बाद में हर साल हम क्या मनाते हैं? राजस्थान के अंदर आदिवासियों के रिलेटेड एक दिवस मनाते हैं। अब इसके अंदर मानगढ़ धाम है। मानगढ़ धाम पहली बात तो ज्योग्राफी में क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसकी लोकेशन क्या है कि ये है बांसवाड़ा के अंदर। मानगढ़ धाम कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर। हिस्ट्री के अंदर मानगढ़ धाम क्यों इंपॉर्टेंट है? गुरु वो मानगढ़ धाम क्यों इंपॉर्टेंट है? आदि इसके अंदर गुरु गोविंद गुरु थे इनके। क्या? गुरु गोविंद है। गोविंद गुरु कौन थे? आदिवासियों के नेता थे जिन्होंने 1913 के अंदर मानगढ़ धाम के ऊपर एक सभा आयोजित की थी, जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने अनगिनत गोलियां चलाई थी, जिसके कारण गांधी जी ने इसको आदिवासियों के क्षेत्र के अंदर जलियांवाला बाग से कंपैरिजन भी किया था। अब ये इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों इन्होंने सभा बुलाई थी? पहली बात, गोविंद गुरु कौन थे? गोविंद गुरु थे एक ट्राइबल रिलीजियस आदमी थे जिन्होंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म किया था। सोशियो रिलीजियस मतलब सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन लेके आए थे ट्राइबल्स के अंदर। ट्राइबल आदिवासी कौन से? हमारे राजस्थान के अंदर मेजरली भील के अंदर। क्या किया था इन्होंने? उनको कहा था कि आपको अपने जीवन शैली के अंदर सुधार करना पड़ा। इन्होंने मदिरा, शराब, इन्होंने जो कि बुरी आदतें थी सारी छुड़ाई उनकी, फिर इनको अच्छी आदतें बताई। इसके साथ साथ जैसे जैसे इन्होंने सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन किया, वैसे वैसे इनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आई। इनको अपने राजनीतिक अधिकारों का पता चला, इनको अपनी जमीन के अधिकार का पता चला, फिर इनको पता चला कि हम इस जमीन के असली मालिक हैं। तो इन्होंने इसके ये सभी ने इकट्ठे होके एक सेक्ट बनाया जिसको बोलते क्या हम सम सभा भी बोलते हैं, भगत मूवमेंट बोलते हैं। इस मूवमेंट को बोलते हैं हम राजस्थान के अंदर भगत मूवमेंट। कि इन्होंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से पॉलिटिकल रिफॉर्म किया। एक तो भगत मूवमेंट, एक फिर क्या संप सभा बुलाते हैं जिसके अंदर ये सभी मिलके अपने सारे के सारे डिस्प्यूट जो भी होते हैं वो सब के सब रिजोल्व करते हैं। तो ये सारी सारी मूवमेंट हुआ। फिर पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ। फिर पॉलिटिकल इन्होंने राइट मांगे अपने। जब इन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट मांगे, इन्होंने अपने जमीन का अधिकार मांगा, स्वतंत्रता का अधिकार मांगा, तो इससे ब्रिटिशर्स नाराज हो गए। ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर अटैक किया 1913 के अंदर मानगढ़ धाम के ऊपर। तो इसको मानगढ़ कांड भी बोलते हैं, जिसको जलियांवाला बाग भी कहा गया है, भिल्लो का जलियांवाला बाग भी कहा गया। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ऑर्डर देने वाले कौन थे? ब्रिटिश शासक उस टाइम पे कौन थे? मेजर सटन। आज न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि आज 17 नवंबर है। 17 नवंबर 1913 में हुआ था, 17 नवंबर 2025 आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने फैक्ट किया है प्रीलिम्स के हिसाब से, हमारे आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से फैक्ट किया है। गोविंद गुरु किस चीज से रिलेटेड है? गोविंद गुरु रिलेटेड है बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ धाम मूवमेंट से रिलेटेड है। दूसरा क्या है, इन्होंने क्या शुरू किया था? इन्होंने भगत मूवमेंट शुरू किया था। तीसरा इन्होंने क्या किया था? संप सभा शुरू की थी। चौथा इसके अंदर मानगढ़ धाम पे को जलियांवाला बाग से कंपेयर किया गया, भीलों का जलियांवाला बाग से कंपेयर किया गया। कब हुआ था? 1913 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बस इसके अंदर यही है मेजर अभी जो हमने कवर की है। तो इस चीज को याद रखें। राजस्थान के ट्राइबल्स का इंडिया के इंडिपेंडेंस के अंदर क्या रोल है? राजस्थान के ट्राइबल्स का पॉलिटिकल अवेकनिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल है? ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट, किसानों के और जनजातीय आंदोलन आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के सिलेबस में साफ साफ दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी वही जनजातियों से रिलेटेड शहरिया खैर हुआ। ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इनके पीडीएस के अंदर इनको जो मिल रही है दाल आटा जो भी मिल रहा है वो सबका सब मिलावटी मिल रहा है। न्यूज़ ये थी, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सहरिया और खरेवा जनजातियां कौन से इलाके में मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें याद करना है 12 जिला के अंदर मिलती है। शाहबाद एक एरिया है 12 के अंदर, उसके 12 के अंदर शाहबाद के अंदर कौन सी ट्राइब मिलती है आपको याद करना है?
सहरिया। अब सहरिया ट्राइब के बारे में, जनजाति के बारे में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी याद करनी चाहिए? सहरिया के अंदर सबसे पहली बात है, ये राजस्थान की एकलौती एकमात्र पीवीटीजी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सहरिया का। सहरिया की लोकेशन क्या है? शाहबाद 12। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है सहरिया के बारे में, कि राजस्थान की एकलौती एकमात्र पीवीटीजी कौन सी है? पीवीटीजी होती क्या है? पहली बात तो हमें ये देखना होगा। एकलौती पीवीटीजी ट्राइब है। पीवीटीजी का मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वो होते हैं जो कि ट्राइब्स के, जनजातियों के अंदर भी पिछड़ेपन के अंदर बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जो कि आज भी वो ही चीजें यूज करते हैं जो आदि मानव यूज किया करता था। टूल एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इनकी आज भी हजारों साल पिछड़ेपन को दर्शाती है, इसलिए इनको बोलते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल है। ये वल्नरेबल क्यों है? कि आज के टाइम के हिसाब से ये मॉडर्न नहीं हुए। इन्होंने ना शिक्षा है, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना रोड है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बिजली है, ना मोबाइल, कुछ नहीं है इनके पास। और ये ट्राइबल ग्रुप है। तो भारत सरकार ने ऐसी जो सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है इकोनॉमिक रूप से, टूल एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पिछड़ी हुई है, जिनकी जनसंख्या पर्टिकुलरली क्या तो डिक्लाइन हो रही है, स्टेगनेंट हो रखी है, या फिर जिनके अंदर आज भी एजुकेशन लेवल बहुत कम है, तो इनको सरकार ने पीवीटीजी घोषित कर रखी है। देश के अंदर टोटल कितने पीवीटीजी है? 75 पीवीटीजी है। और इनके अंदर एकमात्र एक है जो राजस्थान के अंदर है, उसका नाम है सहरिया। तो सहरिया ट्राइब कहाँ मिलती है? सहरिया मिलती है शाहबाद 12 के अंदर। दूसरा ये पीवीटीजी है एकमात्र, बिल्कुल है। इसके अलावा कौन सी ट्राइब है? खरुआ, ये सिंपल ट्राइबल। ठीक है। आज के इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, द हिंदू के अंदर और दैनिक भास्कर के अंदर, तीनों के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बड़ा बड़ा आर्टिकल है। इसका पीछे कारण ये है, क्रिप्टो करेंसी, अभी एक रिपोर्ट आई थी आरबीआई की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था दुनिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया पैटर्न देखने को मिला है। वो पैटर्न क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का नया पैटर्न क्या देखने को मिला है? हमें क्रिप्टो के थ्रू देखने को मिला है। तो हमारे लिए रिपोर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो। क्रिप्टो क्यों इंपॉर्टेंट है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों के अंदर लिखी हुई है। और क्रिप्टो से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले साल आया था। तो क्रिप्टो के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। पहली बात तो ये एक डिजिटल करेंसी है। क्या है? डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, फिजिकल नहीं है। जो नोट होते हैं 10 के, 20 के, 50 के, 500 के, वो फिजिकल करेंसी होती है। क्रिप्टो डिजिटल करेंसी है। दूसरा, इसके अंदर एक चीज है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है? ये क्वेश्चन आया था कि क्रिप्टो करेंसी क्या एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम करती है, किस पे काम करती है? तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहला डिजिटल करेंसी है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें कि आरपीएससी के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। एसआई का देखेंगे, आरएस का देखेंगे, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम का पेपर देखेंगे, सबके अंदर लिखा हुआ ब्लॉकचेन। और दूसरे एग्जाम के अंदर, अधीनस्थ बोर्ड के अंदर भी पूछ लेता है। ब्लॉकचेन होती क्या है? ब्लॉकचेन का मतलब होता है बहुत सारे ब्लॉक्स जो कि एक चेन में बंधे हुए हैं। अब हमारे ब्लॉक और चेन का क्या लेना देना कंप्यूटर के अंदर? इसका लेना देना है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, लेजर क्या होता है? एक लेजर होता है जो कि खाता होता है, वही खाता, उसको लेजर बोलते हैं। जो कि एक जगह होती है, सेंट्रलाइज होती है, जिसके पास होती है वो उसके, वो ही सब कुछ डिसीजन ले सकता है, वही कम कर सकता है, वही ज्यादा कर सकता है। जैसे आप यदि कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, आप कोई भी, तो आपके पास कोई रजिस्टर है, तो आप मेंटेन कर रहे हो, तो उस रजिस्टर को मेंटेन कर रहे हो, तो आपकी सोल आपके गाइडेंस के अंदर ही उसका मेंटेनेंस चलेगा। तो आप उसके अंदर कम भी कर सकते हो, आप उसके अंदर ज्यादा भी कर सकते हो। तो ये वाली प्रॉब्लम क्या होती है? जब सेंट्रलाइज होती है, केंद्रीकरण होता है पावर का, तो उसके अंदर ये दिक्कतें आती हैं। तो इन्होंने इस चीज का क्वेश्चन सॉल्यूशन निकाला है कि हम ब्लॉक के तौर पे अलग अलग कंप्यूटर में इसका डाटा स्टोर करेंगे।
एक डाटा के अंदर जब भी चेंज होगा तो वो सभी को पता चलेगा उस डाटा के अंदर चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक सूचना थी, वो रजिस्टर के अंदर थी पहले, तो सूचना को मेरे पास है वो सूचना, तो मैं उस सूचना को चेंज भी कर सकता हूँ, नई भी बना सकता हूँ, सूचना को रजिस्टर से फाड़ भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता है। लेकिन मान लो वो ब्लॉकचेन के ऊपर है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर होगी तो वो सूचना अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। सूचना का एक पार्ट बारह के अंदर, एक झालावाड़ के अंदर, एक कोटा के अंदर, एक जयपुर के अंदर, एक बीकानेर के अंदर। कहीं भी सूचना के अंदर चेंज करेंगे, मान लो झालावाड़ वाले में चेंज करेंगे, तो सभी को एक बार में पता चलेगा कि सूचना के अंदर चेंज हुआ है। तो ये वाली होती है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का मतलब ये होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके ऊपर है। इसके कारण क्या है कि इसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर के डिसेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी है। जो पावर पहले सेंट्रलाइज थी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी की सारी पावर किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। वहीं ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। ये वाला क्वेश्चन आया था पहली बार आरपीएससी के अंदर। तो ये डिजिटल एसेट है, क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल है, पहला कथन। दूसरा कथन क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, बिल्कुल करती है। तीसरा क्या है? डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म है क्या इसका? जो हमारा पैसा है, जो ही 500 नोट है, 1000 का नोट है, 100 का नोट है, 200 नोट, ये सब किसके ऊपर? सेंट्रलाइज के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि इसको पब्लिश करने वाला, इसको छापने वाला एकमात्र आरबीआई है। जबकि इसको पब्लिश करने वाला ब्लॉकचेन के बाद हर किसी के पास इस नोड का एक्सेस होता है। तो ये डिसेंट्रलाइज है। सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, एक के अंदर चेंज होगा तो सबको पता चलेगा। ठीक है। नोट रेगुलेटेड, क्या ये रेगुलेटेड है? नहीं, इसको कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। जैसे रुपए को छापने का अधिकार आरबीआई के पास है, कल कोई भी नोट को कम कर सकती है, कोई भी नोट को बढ़ा सकती है, कोई भी नोट को बैन कर सकती है आरबीआई। लेकिन इसके अंदर कोई चेंज कोई एक पर्सन नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है? तो हमने देखा ब्लॉकचेन होता क्या है, हमने देखा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी मतलब डिजिटल एसेट, डिजिटल करेंसी। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे बिटकॉइन और इथरनम। क्रिप्टो करेंसी हमने देखी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिजिटल करें, पहला कथन क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, बिल्कुल सही है। दूसरा करें, क्रिप्टो करेंसी क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करती है? ब्लॉकचेन पे। तीसरा कथन क्या है? क्या क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी? बिल्कुल आएगी। क्रिप्टो करेंसी को क्या रेगुलेट किया जा सकता है? क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट किया सर? नहीं। ये डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म पे काम करता है, बिल्कुल करता है। तो ये सारे कथन आपके कैसे भी आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ये है बॉन्ड मार्केट। इकोनॉमी के सिलेबस के अंदर आप देखो ये बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? पहली बात तो बॉन्ड क्या होता है, और फिर टायर टू बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या होता है? मार्केट से पैसे को उधार में लेने को क्या कहते हैं? बॉन्ड। इक्विटी शेयर क्या बोलते हैं? मार्केट के अंदर हम पैसे ले रहे हैं मार्केट से, लेकिन उसके बदले हम हिस्सेदारी बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं इक्विटी। लेकिन जब बॉन्ड का मतलब हमें मार्केट से पैसा उधार ही उठा रहे हैं, जैसे 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ ब्याज के ऊपर रुपए उठा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड। और जबकि इक्विटी क्या होता है? उसके अंदर हम मालिकाना हक अपना डाइल्यूट करके उनको देते हैं। शेयर होल्डर मालिक होता है, बॉन्ड के अंदर शेयर होल्डर क्या है? फिर उधार देने वाला होता है, और बॉन्ड रिलीज करने वाला उधार लेने वाला होता है। तो मतलब बॉन्ड का मतलब सीधा सा मतलब हम मार्केट से पैसा ले रहे हैं ब्याज के ऊपर। अब टायर टू बॉन्ड क्यों है न्यूज के अंदर? टायर टू बॉन्ड इसलिए है कि आरबीआई ने कहा है बैंकों को कि आप टायर टू बॉन्ड रिलीज करके मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, ताकि आप बेसल नॉर्म्स को फुलफिल कर सकें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बैंक मार्केट से सस्ती ब्याज दर के ऊपर रुपए ले सकते हैं, और लंबे टाइम के लिए ले सकते हैं, ताकि उनके अंदर लिक्विडिटी बनी रहे। बैंक मार्केट से जो बॉन्ड इशू करेगा वो 6.5-6% के लगभग करेगा, ग्राहक को देगा वो 10, 11, 12, 15% तक। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो बैंक कमाएगा। ये इसको कहते हैं
टायर टू बॉन्ड क्या इश्यू बाय द बैंक मिनिमम 5 साल के लिए रिलीज होता है। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब भी ये मार्केट से टायर टू बॉन्ड रिलीज होगा, जब भी कोई मार्केट से कोई पैसा उठाएगा, कि मान लो एसबीआई को पैसे चाहिए 10,000 करोड़, तो मार्केट में टायर टू बॉन्ड रिलीज करेगी और मिनिमम 5 साल के लिए पैसे लेगी। ठीक है, इसका फायदा क्या है, बैंक का फायदा क्या है, सस्ती रेट के ऊपर उनको पैसा मिल जाता है। ये वाली चीज है इसके अंदर टायर टू बॉन्ड, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी इवेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड अभी कहाँ पे हो रही है? दुनिया की सबसे बड़ी इवेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड ब्राजील के बेलम शहर में होती है। इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। इसका मतलब क्या है? COP COP30। सबसे पहले फैक्ट के हिसाब से देखें तो COP30 इस बार कहाँ पे हो रही है? बेलम के अंदर। बेलम कहाँ है? ब्राजील के अंदर। और इसका प्रोटेस्ट कौन सी ट्राइब कर रही है, जनजाति कर रही है? मुंडू मुंडुरुकु वहां की जनजाति इस कॉन्फ्रेंस का अपोज कर रही है। अब देखते हैं COP होती क्या है। COP की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके अंदर दुनिया के हर कंट्री के जो बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव, या तो वहां के मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वहां पे एक साथ हर साल मिलते हैं। वो जो मिलने वाली सभा उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। और वो सभी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, 2.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है उसको कम करने के लिए सारे के सारे मीटिंग लेते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और एक अगले साल के लिए एक टारगेट रिलीज करते हैं कि हम अगले साल में ये करेंगे। तो इस बार की दुनिया की सबसे बड़ी इन्वायरमेंट की सभा हो रही है बेलम, ब्राजील के अंदर। ये शुरुआत कहाँ है इसकी? 1992 से। 1992 में अर्थ सबमिट हुई थी। अर्थ सबमिट के अंदर ये शुरुआत की गई थी। वहीं पे क्या बना था? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी अथॉरिटी बनी थी। ये अथॉरिटी हर साल ये कॉन्फ्रेंस कराती है जिसके अंदर हम क्लाइमेट चेंज से क्या करेंगे अगले साल, उस चीज के लिए हम डेवलपमेंट देखते हैं। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। अब भारत सरकार का नया टारगेट क्या था और हमने उसको कितना अचीव किया? टीबी उन्मूलन का हमारा टारगेट था 2025 का। दुनिया का ये टारगेट है टीबी उन्मूलन का 2030 का। WHO ने दुनिया का दे रखा है 2030 का। हमने 5 साल पहले कि हम उससे भी पहले कर देंगे, तो हमारा 2025 का। आज रिपोर्ट आई है कि 2025 भी खत्म हो गया, लेकिन टीबी का अभी तक हमारे यहाँ से नामो निशान अभी खत्म नहीं हुआ। तो ये वाली बात है, इसके लिए न्यूज आई। तो इंडिया का टारगेट टीबी का खत्म होने का 2025, वर्ल्ड का टारगेट 2030। FIDE का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ पे चल रही है? पणजी के अंदर। राजस्थान, इंडिया का एक ही प्लेयर बचा है, वो है अर्जुन एरिगेसी, और सब के सब बाहर हो चुके हैं। तो इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट बात है कि इस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कौन कराता है? इसको ऑर्गेनाइज कराता है FIDE। इस साल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है? ये हमारे हो रही है गोवा के अंदर, पणजी के अंदर। अभी कौन जीतता है इसका अभी डिसीजन आना बाकी है। तो हमने आज देखा है कि 17 नवंबर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था करंट अफेयर के अंदर। अब हम कल डिस्कस करेंगे 18 नवंबर का। जो भी न्यूज़पेपर होंगे, हम सिर्फ न्यूज़पेपर को ही डिस्कस करेंगे, और जो भी न्यूज़पेपर के अंदर हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट जो भी होगा वो सब का सब हम डिस्कस करेंगे। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू एवरीवन।